आज के इस वीडियो में हम 9th क्लास के सिविक्स बुक के 3rd चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन, यानी कि स्वतंत्र चुनाव आयोग। जैसा कि हमने इसके पहले टॉपिक में पढ़ा था कि हम अलग अलग सोशल मीडियाज़, टेलीविज़न या फिर अखबार में कई खबरें पढ़ते हैं कि चुनाव में धांधलियाँ होती हैं, जैसे कि सूची से योग्य व्यक्ति के नाम को हटाकर गलत व्यक्ति के या फिर अयोग्य व्यक्ति के नाम को डलवा देना, अपने सरकारी सुविधाओं का बहुत ज़्यादा दुरुपयोग करना, या फिर किसी भी चुनाव में अमीर उम्मीदवार के द्वारा और बड़े पार्टियों के द्वारा बड़े पैमाने पर पैसे खर्च करना, या बूथ पर लोगों को डरा धमका कर अपने पक्ष में वोट डलवाना। ऐसी धांधलियों के बारे में हमें पढ़ने को मिलता है, लेकिन ये धांधली इतना बड़ा स्तर पर नहीं होता कि हमारे चुनाव के उद्देश्य को ही ख़त्म कर दे। तो इस तरीके से ये बात हमारे लिए सही है कि छोटे मोटे ट्रिक्स प्ले किए जाते हैं, लेकिन इतने बड़े पैमाने पर नहीं कि वो इलेक्शन के पर्पस को ही ख़राब कर दे। लेकिन इसी परिप्रेक्ष्य में एक एक करके सवाल उठाएं तो यह बात ज़्यादा स्पष्ट हो जाती है कि क्या कोई पार्टी बिना जन समर्थन के सिर्फ चुनावी धांधली के सहारे चुनाव जीतकर सत्ता में आ सकता है। यही हमारा महत्वपूर्ण सवाल है कि आपको अपने जनता का समर्थन नहीं मिल रहा है, बल्कि आप इसी प्रकार की गलत ट्रिक्स को फॉलो करके अपने आप को जिताकर सत्ता में आ सकते हो या नहीं। इसी सवाल का जवाब हमें इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन यानी कि स्वतंत्र चुनाव आयोग में मिलेगा। One simple way of checking whether elections are fair or not is to look at who conduct the elections, यानी कि चुनाव निष्पक्ष हुए या नहीं हुए, इसे जांचने का एक सरल तरीका, आसान तरीका यह देखना है कि उनका संचालन कौन करता है। जो भी चुनाव हो रहा है उसकी देखरेख कौन करता है, चुनाव को संचालित करने का जो विभाग है वो क्या है, कैसा है, इसके बारे में जानना हमें बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर मैं कह दूं कि आप पढ़ रहे हो, लेकिन ज़रूरी है कि आप कहाँ पढ़ रहे हो, वो संस्थान कैसा है, वहाँ के टीचर्स कैसे हैं, वहाँ की सुविधाएं कैसी हैं, तब जाके आपको अच्छा ज्ञान मिलेगा। जैसी सुविधा होगी उस हिसाब से। तो ठीक उसी प्रकार से ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आखिर ये इलेक्शन जो है उसको कंडक्ट कौन करवा रहा है। आर दे इंडिपेंडेंट ऑफ द गवर्नमेंट और कैन द गवर्नमेंट और द रूलिंग पार्टी इन्फ्लुएंस और प्रेशराइज दैम, यानी कि क्या चुनाव कराने वाले लोग सरकार से स्वतंत्र होते हैं या फिर सरकार या शासक पार्टी उन पर दबाव और प्रभाव बनाती है। मतलब ये है कि जो चुनाव कराने वाले संस्था है वो सरकार से स्वतंत्र है, जो चाहे वो कर सकता है, या फिर सरकार उनके ऊपर दबाव डाल के अपने पक्ष में निर्णय लेने का दबाव भी डाल सकता है। डू दे हैव इनफ पावर टू बी एबल टू कंडक्ट फ्री एंड फेयर इलेक्शन, डू दे एक्चुअली यूज दिस पावर, या फिर क्या उनके पास स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने की शक्ति है, और सिर्फ शक्ति ही नहीं है बल्कि क्या वो अपने शक्ति का प्रयोग कर पाते हैं या नहीं, ये बात हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है। द आंसर टू ऑल दिस क्वेश्चंस इज क्वाइट पॉजिटिव फॉर आवर कंट्री। In our country, elections are conducted by an independent and very powerful election commission, जिसे हम EC के नाम से भी जानते हैं। हमारे देश के लिए इन सवालों का जवाब काफ़ी हद तक सकारात्मक है। हमारे देश में चुनाव एक स्वतंत्र और बहुत ताकतवर चुनाव आयोग द्वारा भी कराए जाते हैं। इसे हम न्यायपालिका के समान ही आज़ादी देते हैं, जिसे हम इलेक्शन कमीशन के नाम से जानते हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति के बारे में क्या सारी विशेषताएं हैं, इसको हम आगे पढ़ेंगे। इट इंजॉयज द सेम काइंड ऑफ इंडिपेंडेंस एज द जुडिशरी इंजॉय। द चीफ इलेक्शन कमिश्नर CEC इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कि इस इलेक्शन कमीशन को उतनी ही स्वतंत्रता मिलती है जितने कि एक जुडिशरी सिस्टम को, यानी कि कोर्ट को, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, चाहे वो आपका स्टेट पे हो, ठीक है, हाई कोर्ट हो, या फिर आपका सुप्रीम कोर्ट हो। और इसके जो कमिश्नर होते हैं इलेक्शन, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर कहलाते हैं, द चीफ इलेक्शन कमिश्नर, इनका चयन राष्ट्रपति के द्वारा होता है, यानी कि इनको भारत के राष्ट्रपति चुनकर लाते हैं। बट वंस अपॉइंटेड द चीफ इलेक्शन कमिश्नर इज नॉट आंसरेबल टू द प्रेसिडेंट और द गवर्नमेंट, और एक बार उनकी नियुक्ति जब हो जाती है तो नियुक्ति होने के बाद ये राष्ट्रपति के लिए किसी भी राष्ट्रपति के सवाल के जवाब को देने के लिए योग्य नहीं होते।
यानी कि अब वहाँ के सारी सुविधाओं को ये अपने द्वारा कराएंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि राष्ट्रपति यानी कि जिस पार्टी का प्रभाव पूरे देश पर है उसी पार्टी का राष्ट्रपति भी होता है, और इसके बारे में भी आप पढ़ोगे। और अगर उसी पार्टी का राष्ट्रपति है और उसने इलेक्शन जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उनको चयनित किया है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो राष्ट्रपति की बातों को मानेंगे। समझ में आ गया? वो अपने द्वारा सारे काम को करेंगे। तो एक बार नियुक्ति हो जाने के बाद निर्वाचन आयुक्त राष्ट्रपति या सरकार के प्रति जवाबदेही नहीं रहता है। ठीक है, even if the ruling party or the government does not like what the commission does, it is virtually impossible for it to remove the CEO। अगर शासक पार्टी या सरकार को चुनाव आयोग का काम पसंद ना हो तब भी मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटा पाना लगभग असंभव होता है। समझ में आ गया? तो इस तरीके से आपने चुन लिया, लेकिन अगर आप ही गलत काम कर रहे हैं तो वो आपके ही अगेंस्ट खड़ा हो जाएगा। Very few election commissions in the world have such wide-ranging power as the Election Commission of India। यानी कि दुनिया के शायद ही किसी चुनाव आयोग को भारत निर्वाचन आयोग जितना अधिकार प्राप्त होंगे। यानी कि हमारे भारत देश का जो चुनाव आयोग है इसको इतना ज़्यादा पावर मिल चुका है, शक्ति मिल चुका है कि उतनी शक्ति विश्व के दूसरे देश के चुनाव आयोग को नहीं मिलता है। यानी कि वहाँ का चुनाव या आयोग कहीं ना कहीं अपने सरकार के प्रति थोड़ा बहुत झुकाव रखता है, लेकिन भारत के इस चुनाव आयोग में इस प्रकार की कोई सुविधा देखने को नहीं मिलती है। इसी टेक्स डिसीजन ऑन एवरी एस्पेक्ट ऑफ कंडक्ट एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्शंस फ्रॉम द अनाउंसमेंट ऑफ इलेक्शंस टू द डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट। यानी कि जो इसी यानी कि इलेक्शन कमीशन, जिसे हम हिंदी में निर्वाचन आयोग के नाम से जानते हैं, तो निर्वाचन आयोग चुनाव की जो अधिसूचना जारी करने से लेकर, यानी कि कब चुनाव होगा इसकी सूचना जारी करने से लेकर चुनावी नतीजे की घोषणा तक पूरी चुनाव प्रक्रिया के संचालन के हर एक पहलू पर निर्णय लेता है। यानी कि चुनाव कब होगा, उसके निर्णय कब आएंगे, तब तक हर एक चुनाव से संबंधी जो काम होगा वो इसी निर्वाचन आयोग के द्वारा होगा। समझे? इट इम्प्लीमेंट द कोड ऑफ कंडक्ट एंड पनिशेस एनी कैंडिडेट और पार्टी डेट वायोलेट्स इट। यानी कि इसके पास एक और बहुत बड़ी शक्ति है, और शक्ति ये है कि यह आदर्श चुनाव संहिता लागू कराता है, और इसका उल्लंघन कोई भी अगर करता है तो चाहे वो उम्मीदवार हो या पार्टी ही क्यों ना हो, वो उसको सजा देती है। समझ में आ गया? तो इन्होंने क्या किया कि आदर्श चुनाव यानी कि सही तरीके से चुनाव हो, पर बहुत सारे नियम लग जाते हैं, और अगर आप उस नियम के विपरीत गए तो बेटा आप तो गए। किसके द्वारा? इलेक्शन कमीशन के द्वारा। ड्यूरिंग द इलेक्शन पीरियड द ईसी कैन ऑर्डर द गवर्नमेंट टू फॉलो सम गाइडलाइंस टू प्रिवेंट यूज एंड मिसयूज ऑफ गवर्नमेंटल पावर टू इनहेंस इट्स चांसेस टू विन इलेक्शन और टू ट्रांसफर सम गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। यानी कि चुनाव के दौरान निर्वाचन आयोग सरकार को दिशा निर्देश मानने का भी आदेश दे सकता है। यानी कि भले आप अभी सरकार में थे, लेकिन अब आप वही करेंगे जो हम चाहेंगे। इसमें सरकार द्वारा चुनाव जीतने के लिए चुनाव में सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग रोकना या अधिकारियों का तबादला करना भी शामिल होता है। मतलब ये कि सपोज करिए कि मेरी सरकार है और सारे अधिकारी मेरे फेवर में हैं, तो सबसे पहले सबका ट्रांसफ़र होगा यहाँ वहाँ यहाँ वहाँ यहाँ वहाँ, ताकि वो अधिकारी आ जाएं जिनसे कि मैं परिचित ना हूँ। जैसे कि मैं ही एक उम्मीदवार हूँ किसी क्षेत्र से, और यहाँ का डीएम मेरा बहुत अच्छा परिचित है, तो मैं क्या करूँगा, तो जब तक चुनाव होगा तब तक ये डीएम का तबादला हो जाएगा। जब नया डीएम आएगा तो वो मेरे पहुँच से बाहर का होगा। समझे? ऐसा हो जाता है। व्हेन ऑन इलेक्शन ड्यूटी गवर्नमेंट ऑफिसर वर्क अंडर द कंट्रोल ऑफ द ईसी एंड नॉट द गवर्नमेंट। यानी कि चुनाव ड्यूटी पर तैनात जितने भी अधिकारी होंगे वो सरकार के नियंत्रण में ना होकर बल्कि निर्वाचन आयोग के अधीन ही काम करेंगे, उसके अंडर में काम करेंगे। In the last 25 years or so, the Election Commission has begun to exercise all its power and even expand them। यानी कि पिछले करीब 25 वर्षों के दौरान निर्वाचन आयोग ने अपनी सारी शक्तियों का उपयोग शुरू किया है। लगातार उसने अपने पावर का यूज़ करके इलेक्शन को सुचारू रूप से कराने का भरपूर प्रयास किया है। It is very common now for the election commissions to reprimand the government and administration फॉर दियर लैप्सेस। यानी कि
इसके साथ साथ उन्होंने अपने पावर का यूज़ करके चुनाव को सुचारू रूप से तो कराया ही, साथ ही उसने अपनी शक्तियों में विस्तार भी किया। और इसके साथ साथ यह भी देखने को मिलता है कि किस तरीके से उन्होंने अपने शक्ति को और भी बढ़ाया, अपने शक्ति का प्रयोग करके सही तरीके चुनाव को कराया। When election officials come to the opinion that polling was not fair in some booth or even an entire constituency, they order a repoll. The ruling party often do not like what the EC does, but they have to obey. This would not have happened if the EC was not independent and powerful. और अगर मैं बात करूं तो यह आम बात भी हो गया है कि निर्वाचन आयोग सरकार और प्रशासन को उनकी गलतियों के लिए फटकार भी लगाता है। जहाँ कोई दिक्कत होता है तो उनका तबादला हो जाता है, कई लोग तो सस्पेंड हो जाते हैं। और उसके बाद जो चुनावी अधिकारियों को अगर लगता है कि कुछ मतदान केंद्रों पर या फिर पूरे उस क्षेत्र में मतदान के दौरान किसी भी प्रकार के ट्रिक को फॉलो किया गया है, चीट किया गया है, धोखाबाजी किया गया है, धांधली किया गया है, तो वो वहाँ के मतदान को आदेश देते हैं कि वहाँ फिर से मतदान होगा। और अक्सर जब वो अपना आदेश देते हैं कि इस बूथ पर वोट सही ढंग से नहीं हुआ है, इसको हम सीज करेंगे, फिर से यहाँ मतदान होगा, तो इन सभी आदेशों को सुनकर अक्सर जो शासक दलों को निर्वाचन आयोग के कामकाज से परेशानी होनी शुरू हो जाती है। लोग कहते हैं कि अजीब हाल है भाई, इन्होंने क्योंकि चीट कर चुके थे तो चीट कर चुके हैं तो ये तो बहुत खुश होंगे कि भाई हम चुनाव जीतने वाले हैं। लेकिन तब तक पता चल गया और चुनाव आयोग ने क्या किया, पूरा बूथ के वोट को हटाकर अब बोला कि यहाँ पे रीपोलिंग होगा। तो इस तरीके से इन सभी अधिकारों को सोचकर, देखकर हम निर्वाचन आयोग को कह सकते हैं कि निर्वाचन आयोग स्वतंत्र है, शक्तिशाली है, तभी तो ये सारे काम कर पा रहा है। नहीं तो अगर ये आयोग शक्तिशाली नहीं होता और स्वतंत्र नहीं होता तो कहीं ना कहीं हमारे यहाँ की चुनाव व्यवस्था में इतना महत्वपूर्ण आदेश नहीं दे पाता। जय हिंद।